बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद फवाज़ ज़ैदी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरे सवाल। नाज़रीन, जून का महीना शुरू होते ही गरीब आवाम एक तरफ गर्मी से बेहाल हो जाते हैं तो दूसरी तरफ सालाना बजट उन्हें निढाल कर देता है, मगर खुशहाल अशराफिया को आवाम का ज़रा ख्याल नहीं। गुज़िश्ता कई दहाइयों से शायद ही कोई ऐसा बजट हो जिसमें महंगाई ना बढ़ी हो। गरीब तो टैक्सों और महंगाई के बोझ तले दबा होता है, लेकिन हमारे मुल्क के हुक्मरान तबकात पर महंगाई का कोई असर नहीं पड़ता। वजह सिर्फ ये है कि इन तबकात की मुराद जूं की तू रहती है। हैरानकुन बात यह है नाज़रीन कि टैक्स देने वाले बुनियादी सहूलियात से भी महरूम हैं और एक मखसूस तबका, जी हाँ, एक मखसूस तबका टैक्सों के इस पैसे पर मौज करता है। महंगाई के थपेड़ों से बेहाल आवाम मुंतज़िर हैं कि शायद उन्हें कोई रिलीफ मिल जाए, शायद किसी को तरस आ जाए, शायद कोई आवाम का भी सोच ले। जब भी आवाम रिलीफ मांगते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि मुल्की मईशत के हालात बहुत बुरे हैं, कौमी ख़जाना खाली पड़ा हुआ है। नाज़रीन, अब फिर बजट की आमद है और सवाल ये है कि वो कौन से इक़दामात हैं जो लिए जाएं तो मुल्की मईशत बेहतर हो सकती है, कौन कौन से शोबों पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, खाली ख़जाना कैसे भरा जा सकता है, बड़ा बुनियादी सवाल है। और सबसे अहम सवाल ये भी है कि आवाम को कैसे रिलीफ दिया जा सकता है जो आज महंगाई की चक्की में पिसे हुए हैं। आज के प्रोग्राम में इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे अपने शुरा से तजावीज़ और हुकूमत कौन कौन से इक़दाम करके बेहतर बजट दे सकती है। मईशत के हवाले से बहुत ही बड़े और मोहतरम नाम हमारे साथ मौजूद हैं। मारूफ माहिर मईशत डॉक्टर खुर्रम हुसैन हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक़ मुशीर ख़जाना डॉक्टर खाकान नजीब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और मुल्क के मारूफ बिजनेसमैन और मुआशी उमूर के माहिर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो तमाम मेहमानों को वार्म वेलकम, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। तो खुर्रम हुसैन साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वज़ीर ख़जाना की गुफ्तगू सुने, हुकूमती नुमाइंदों के बयानात पढ़ें तो लगता है कि हालात बेहतर से बेहतर हो रहे हैं, लेकिन अपने आस पास देखें तो गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी ही नज़र आती है। सर, ये कैसे खुशहाली है जो आवाम तक नहीं पहुँच पा रही है? खुशहाली नहीं है। बेसिकली जो हुकूमत के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं बात वो यही है कि फिलहाल आज तक डिफॉल्ट को उन्होंने रोक दिया है। अच्छा। और वो भी एक बहुत नैरो डेफिनेशन ऑफ डिफॉल्ट के सॉवरेन डेट अपनी रीपे कर दी हैं। पाकिस्तान की जी सप्लाई चेन नहीं है, एसेंशियल आइटम्स की इंपोर्ट्स जो हैं वो भी फिलहाल जारी तो रखी हुई हैं। किस्म का बेसिक इकोनॉमी को लाइफ सपोर्ट पे रख के उसको एक श्रीलंका के हाल से बचा के जो रखा हुआ है, इस चीज़ को वो कामयाबी अपनी कामयाबी की सबूत दे रहे हैं। लेकिन खुशहाली तो खैर आई डोंट थिंक। ठीक है। अच्छा, लेकिन खुर्रम साहब, आपने कहा कि श्रीलंका जैसी सूरत हाल से बचा के रखो है। जब हमने देखा था कि जब श्रीलंका डिफ़ॉल्ट हुआ था तो उस वक्त तो महंगाई जो थी वो वहाँ की, अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो 38% थी या 36% थी, और डॉलर भी उनका 300 तक आ गया था जब उन्होंने IMF का प्रोग्राम लिया था। तो इन हालात में जब पाकिस्तान में भी डॉलर 300 को क्रॉस कर गया है, अब थोड़ा बहुत नीचे आया है, लेकिन महंगाई भी 42% पर चली गई है, तो हालात तो कमोबेश वही श्रीलंका वाले हैं। तो फिर हुकूमत की दावा कैसे कर रही है कि हमने श्रीलंका जैसी सूरत हाल को काबू किया हुआ है, उस जैसी पोजीशन में हम नहीं हैं? हेलो खुर्रम साहब, सुन सकते हैं आप मुझे? I'm sorry, ये सवाल आपने मुझसे पूछा था, I didn't quite catch। जी। मैं दोहरा देता हूँ कि आप जिस तरह कह रहे हैं कि हुकूमत अपनी एक कामयाबी समझती है इस चीज़ को कि हमने कम से कम श्रीलंका जैसी सूरत हाल में नहीं था। अगर आप सुन सकें तो मेरा जवाब। मैं समझ गया आपकी। देखें, यहाँ जो हुकूमत जो कह रही है उसको थोड़ा सा थोड़ी सी स्केप्टिसिज्म के साथ देखना। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जो वो कर रहे हैं, वो उनको कुछ ना कुछ तो अपने हक में कहना होता है, वो तो मजबूरी होती है, तो वो एक पकड़ लेते हैं। और वो ये पकड़ के भी लोग फोरकास्ट कर रहे थे कि अप्रैल के महीने तक अगर IMF प्रोग्राम रिवाइव ना हुआ तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा और पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो जाएं। और आज वो बस इतना सिर्फ कह रहे हैं कि ये सब कुछ नहीं हुआ। जिन लोगों ने ये प्रेडिक्शंस दी थी उनको शर्मिंदा होना चाहिए, इतनी सी वो बात सिर्फ कह रहे हैं। लेकिन आपकी बात है कि भाई महंगाई जो जिस लेवल पे पहुंची हुई है, डिवैल्यूएशन जिस लेवल पे पहुंचा हुआ है, बाकी जितना भी मईशत का भी जायजा ले ले तो किसी सूरत कोई भी चीज सेलिब्रेट करने वाली तो नहीं नजर आ रही। बस इतनी सी एक है कि ठीक है, अप्रैल के महीने तक आके
डिफ़ॉल्ट किस्म की सिचुएशन नहीं पैदा हुई, और कई लोग मेरे ख्याल में उनका इशारा भी कोई स्पेसिफिक लोगों पे है, उन्होंने मिफ्ता इस्माइल का भी नाम लिया हुआ है कॉन्टेक्स्ट में, वो उनको ये बात सुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने ये वो सिचुएशन रोक दी। अबाउट इट कोई इतनी वो नहीं है। ठीक है, और हुकूमत ये भी दावा करती है, इसाक़दार साहब ये भी कहते हैं कि हमने सियासी नुकसान करके मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है। खाकान नजीब साहब, आप ये बताएं कि मुल्क में सालाना बुनियादों पर महंगाई में 42% से ज़्यादा इजाफा हो गया है। दूसरी जानिब अगर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू IMF के साथ 2023 के लिए तय करदा टैक्स कलेक्शन हदफ को पूरा करने में भी नाकाम हो गया है, हम ये देख रहे हैं कि हदफ से 430 अरब रुपए कम जमा हुए हैं। अब क्या बजट में मजीद टैक्स लगाकर ये नुकसान पूरा किया जाएगा? फवाद, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन समा। समझने की बात यह है कि पाकिस्तान एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी कि एक एक्सटर्नल चैलेंज में है और बहुत अरसे से है। इसने एक डॉलर लिक्विडिटी क्रंच बनाया हुआ है जो कि बहुत बढ़ा हुआ है। उसको कंट्रोल करने के लिए हमने अपनी इंपोर्ट्स पे एक कदगन लगाई हुई है। मसलन जो 6 अरब डॉलर की इंपोर्ट चल रही थी उसको हमने 4 अरब डॉलर के करीब रोका हुआ है। उसकी वजह से मुल्क में जो सप्लाईज़ हैं वो कम हैं, और ये जो आप बहुत बड़ी इन्फ्लेशनरी ट्रेंड देख रहे हैं इसकी एक ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि चूँकि सप्लाई ऑफ डॉलर कम है तो जो रुपए की कदर है उसमें कमज़ोरी हुई, तो उसका भी पास थ्रू इफेक्ट इन्फ्लेशन में दिखाई दे रहा है। तीसरी बात यह है कि जब भी सप्लाईज़ कम होती हैं तो एक इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन बन जाती है। आप कहते हैं मैं अपने जूते आज नहीं बेचूंगा, कल बेचूंगा, इसकी कीमत बढ़ जाएगी। मैं गाड़ी आज नहीं बेचूंगा, कल बेचूंगा, इसकी कीमत बढ़ जाएगी। सो इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन है। इसके अलावा बिल्कुल ये भी बात है कि जब हमारे यहाँ फ्लड्स आए तो चीज़ों की जो हमारी सप्लाई थी वो भी डिस्टर्ब हुई। इन सब चीज़ों का जो हल था वो था IMF। 3 नवंबर को हमने अपना 9th रिव्यू शुरू करना था, और मेरे ख्याल में बोर्ड अगर हो जाता दिसंबर में तो आज हालात मुख्तलिफ होते। अब चूँकि वो नहीं हुआ तो हमने कदगन लगाकर चाइनीज़ मनी को इस्तेमाल करके आज तक हमने ये वक्त जो है वो गुजारा है। आज भी आप 4 अरब डॉलर के रिज़र्व्स पे खड़े हुए हैं। ये एक तशवीशनाक जगह है। ये बात दुरुस्त है कि जो टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ डिफ़ॉल्ट है वो नहीं हुई है, बट अदरवाइज़ जो इकॉनमी है उसकी, ये जैसे आपने इन्फ्लेशन का पूछा, आगे चलिए इसी का ये असर है कि जो आपकी इंपोर्ट्स में इतनी कमी है तो कुछ वो रिफ्लेक्ट कर रही है बिकॉज आपके टैक्सेस ऑन इंपोर्ट्स बहुत बड़े हैं। सो वो चूँकि एक बहुत बड़ा आंसर है, उसकी वजह से आपकी जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है उसमें मेरा ख्याल है 7,670 अरब रुपए की जो हमने तखमीना लगाया था उसकी बजाय हम कहीं 7,000 या 7,200 अरब के करीब ये ख़त्म करेंगे। अच्छा, ऑब्वियसली अब ये फवाद आप ये समझिए कि आप 8.5% ऑफ GDP पे आ गए हैं टैक्सेशन में। मैं हमेशा कहता हूँ आसानी से समझने के लिए, NFC के डॉक्यूमेंट में हमने लिखा था कि हम 15% ऑफ GDP टैक्सेशन करेंगे पाकिस्तान में, तब फेडरल बजट जो है वो ठीक बन सकता है। अब अगर हम सिर्फ 8.5% पे आ जाएंगे तो हालत ये है कि जब हम FY23 यानी कि जो ये माली साल जब बंद करेंगे तो पाकिस्तान अपने जो कर्ज़ों की मद में मार्कअप पे करना है वो भी करने के काबिल नहीं होगा। जो फेडरल के पास पैसे होंगे वह बमुश्किल पैसे पूरे होंगे कि हम 5300 अरब रुपए का मार्कअप पे कर सकें। हम मेरे ख्याल में 200-300 अरब बोरो करेंगे तो ये पूरा होगा। अब FY23 का जो बाकी बजट है, पेंशन्स, आपकी डेवलपमेंट स्पेंडिंग, आपकी ग्रांट्स, आपकी सब्सिडीज़, आपकी तनख्वाहें, आपकी रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट, ये सारा कुछ जो है आपको बोरो करके पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, इतने तशवीशनाक हालात हैं। इसकी एक तो वजह जो है मतलब तो ये हुआ ना कि खाकान नजीब साहब आप जिस तरह से बता रहे हैं तो बज़ाहिर तो हमें बादियों नज़र में यही लग रहा है ना, तो कर्ज़ पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं है कर्ज़ का हुसूल। हमें इसके लिए फिर ज़ाहिर है सेक्टर्स को आगे बढ़ाना होगा, वो मुख्तलिफ सेक्टर्स हो सकते हैं, ज़ाहिर है सनतकारी को आगे बढ़ाना होगा। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब आपको भी शामिल गुफ्तगू करूँगा, आपसे पूछना चाहूँगा कि IMF की शराइत बजट को किस कदर मुतासिर करेंगी, चूँकि आयशा गौस पाशा साहिबा कह रही हैं कि पाकिस्तान ने नवी इक़्तिसादी जायज़ा मुकम्मल कर लिया है और उसकी तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, लेकिन बदकिस्मती से IMF हमसे 10वें इक़्तिसादी जायज़े की जैसी शराइत को मांग रहा है। वो कह रहे हैं कि उनको पूरा करें, तकरीबन इस तरह की उन्होंने बात की है। तो आप ये समझते हैं कि जो IMF की बजट शराइत हैं वो
आप लगता है आपको कि वो बजट के हवाले से हमें काफ़ी मुतासिर कर रही है हमारे बजट को? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि IMF ने ये बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि आपका जो बजट आप बनाएंगे, जो उसके हदायत आप तय करेंगे, वो इन कंसल्टेशन विद IMF हों। और राइटली सो, उसमें बड़ी वैलिड पॉइंट है कि IMF ने जो इकॉनमी को बेहतर बनाने के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वर्कआउट किए हैं, वो इस हुकूमत के बजट हदायत भी वही होने चाहिए ना। 2-3 चीज़ें हैं जिस पे IMF बड़ा रिजिड है, और आज कुछ सीनियर लोग आए हुए थे इस्लामाबाद से, मीटिंग वगैरह हुई हैं, तो उनके बेसिस पे बतला रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि वो ये चाहते हैं कि ये जो हमने इस अरसे में नवंबर से लेके और मई तक हमने जो उनकी मुख्तलिफ शराइत पूरी की हैं, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे लगाया है, बिजली की कीमतें बढ़ाई हैं, गैस की कीमतें बढ़ाई हैं, सब्सिडी एक्सपोर्ट सेक्टर्स को हटा दी है, PDL का निफाज किया है, सेल टैक्स 17 से 18% करा है, ये सब चीज़ें। और एक आपको याद होगा सप्लीमेंट्री बजट यानी ज़िम्मी बजट, मिनी बजट जिसको आप लोग कहते हैं, 170 अरब रुपए का वो भी पास करवाया था इस अरसे में। तो वो ये चाहते हैं कि ये सब चीज़ें मेन बजट में इनकॉर्पोरेट होके फाइनेंस बिल की शक्ल में पार्लियामेंट से अप्रूव हो, ताकि वो मुस्तकिल बुनियादों पर हो। उनकी जो शराइत थी, कोई 3 महीने की थी, कोई 6 महीने, कोई जून में ख़त्म हो रही थी, प्रोग्राम के एंड में ख़त्म हो रही थी। अब वो ये कहते हैं कि फाइनेंस बिल जो है वो जिस पीरियड का है, ये मुस्तकिल बुनियाद पर उस पीरियड के लिए ये तमाम जो अमेंडमेंट की गई हैं पूरी की जाए। एक चीज़। दूसरी चीज़, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में हमारी और उनकी शुरू से चल रही है, उसकी 2 वजूहात हैं, फ़र्क चल रहा है। हम ये कहते हैं जी हमारी पूरी हो गई है, जो हमने लेना था वो सऊदीया से और UAE से लेके और चाइना से। लेकिन मिर्जा इख्तियार बेग साहब, ये एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के हवाले से बात यह है कि बैरूनी फाइनेंसिंग का मसला क्यों नहीं हल हो पा रहा? IMF कुछ कहता है, पाकिस्तान कुछ कहता है। मैं उसी बात को बतलाना चाह रहा हूँ कि मुझे जुमला कंप्लीट कर लेने दें। हाँ, पहली चीज़ तो यह है कि हम करंट अकाउंट का जो खसारा हमने अपने हिसाब से बनाया है और जो IMF ने बनाया है, उसमें भी एक वाज़ेह फ़र्क है। और फिर जो बैरूनी अदायगियाँ हैं, उसमें भी हमारा और IMF में एक फ़र्क आ रहा है। लिहाजा IMF का ये कहना है कि ये एडिशनल आप एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के लिए फंड्स का इंतज़ाम करें, और वो इस पे बज़िद है बाकायदा। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं। एक चीज़ तो हमने मान ली थी, हमने सस्ता पेट्रोल स्कीम जो थी, जो हमने बीच में ऐलान कर दी थी, IMF ने कहा है कि नथिंग डूइंग, तो वो विड्रॉ कर ली है। अब वो सस्ता पेट्रोल की जो स्कीम थी, जिसमें महंगा पेट्रोल अमीरों को दे के सस्ता, वो इतनी कॉम्प्लेक्स थी और इतना कम्बर्सम उसका तरीक़ेकार था, और IMF जानना चाहता था कि इजाफी रेवेन्यू कहाँ से आएंगे। तो ये तमाम चीज़ें हो गई हैं। अब IMF के पास, आपके पास स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होना बाकी है, और फिर बोर्ड में उनको लेके जाएंगे। IMF इज नो इन अ मूड और नो इंक्लाइंड एट ऑल कि कोई वेवर दे हमको। ये 98 में भी यही हुआ था कि जब हमने एटॉमिक एक्सप्लोजन किए थे और हम IMF के पास गए थे, एक वेवर उन्होंने हमको नहीं दिया था, एक वेवर भी नहीं दिया। तो उन्होंने कहा सब शराइत पहले पूरी होंगी। इस बार भी उनका यही एटीट्यूड है। हमने यहाँ पे बिलावल साहब से और सबसे कहा कि खुदा के वास्ते पे वो अपनी डिप्लोमेटिक लॉबिंग करें। वो ममालिक जिनका इन्फ्लुएंस है IMF में, जिनके शेयर होल्डिंग है, जो अमेरिका और वेस्ट हैं, उनको बतलाएं कि जी हम एज ए मेंबर, हमारा हक है और हमें ये प्रोग्राम रिवाइव किया जाए। लेकिन वहाँ पे कोई टच से मस नहीं हो रही, न 9th रिव्यू हुआ है, न 10th रिव्यू की कुछ बात हो रही है। लेकिन और ये फिर मिर्जा इख्तियार बेग साहब, उसमें 2 चीज़ें हैं ना कि फिर हुकूमत की जानिब से बयानात भी ऐसे सामने आते हैं ना। इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि IMF का प्रोग्राम अगर ना भी हो तो हम मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, लेकिन आयशा गौस पाशा साहिबा कह रही हैं कि IMF के बगैर कोई चारा भी नहीं है। तो हुकूमती शख्सियात के बयानात में ये तज़ाद क्यों है? क्या वाकई IMF के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारी मईशत को? नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, एक माशरत का स्टूडेंट, एक सनतकार, एक जिम्मेदार फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का
सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के बहुत फर्क पड़ेगा। हमारे वो लिमिटें जो वर्ल्ड बैंक की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक की जो अप्रूव लिमिटें थी हमारी, जिसका डिसबर्समेंट होने था 5 से 6 बिलियन डॉलर, वो भी रोक ली गई हैं। वो आईएमएफ का इंतजार कर रही हैं कि आईएमएफ वो तमाम दरवाजे जो डॉलर आने के थे आईएमएफ का प्रोग्राम ना होने की वजह से बंद हो गए। ठीक है, तो आईएमएफ का प्रोग्राम तो जब इतने आगे जा चुके हैं, अब पूछ रह गई है, तो विलिंगली या अनविलिंगली खुदा के वास्ते पे आईएमएफ के प्रोग्राम को रिवाइव करें, 9th और 10th जायजा को कंप्लीट करें, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन करें, दुनिया में ये मैसेज खत्म हो के आईएमएफ नहीं। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी मईशत का हल यही है कि आईएमएफ के साथ जो प्रोग्राम चल रहा है उसको कंटिन्यू किया जाए। खुर्रम साहब, इन हालात में अब जब ये तमाम तर हालात आपके सामने हैं, तरसीलात ज़र कम हो गई हैं, बैरूनी फाइनेंसिंग का तो हमने कह भी दिया है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद आईएमएफ हमसे डू मोर का मुतालबा कर रहा है, एक्सपोर्ट हमारी गिर गई हैं, टेक्सटाइल सेक्टर हमारा सुकड़ कर रह गया है। तो इन हालात में हम हालात को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि शरह सूद भी इस वक्त 21% है, इसमें भी कोई कम होने के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। बिजली और गैस की कीमतें आए रोज़ बढ़ती जा रही हैं, जो बराह रास्त आम आदमी को मुतासर करती हैं। क्या IPPs के साथ नए मुआहदे भी करने की ज़रूरत है? इन हालात को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है खुर्रम साहब? आई डोंट नो कैसे कंट्रोल किया जा सकता है फवाद। बेसिक चीज़ जो है, जो महंगाई को पाकिस्तान में जो महंगाई ड्राइव कर रही है, वो हमारा फिस्कल डिसफंक्शन है। मेन चीज़, ठीक है। बेसिकली ये कोई 5 से हो रहा है, और अभी खकान साहब समझा रहे थे हमें कि जो पाकिस्तान अपने कर्जों की अदायगी के लिए पैसे जितना पे करेगा इस साल, वो हमारे नेट फेडरल रेवेन्यूज से ज्यादा है, यानी कि मोर देन 100%। ये सूरत हाल एक्चुअली 2017-18 में ही पैदा हो गई थी। तब से ऑलमोस्ट हमारे जो डेट सर्विसिंग कॉस्ट्स हैं वो इस लेवल तक पहुंचनी शुरू हो गई थी। कोई 2020 में एकदम से ये गिरी थी डेट सर्विसिंग कॉस्ट, मेनली क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स को कोविड के बाद गिराया गया था। अब वो इंटरेस्ट रेट्स वापस अपनी नेचुरल लेवल पे गए हैं, तो एक दफा दोबारा यही सिचुएशन सामने आ गई कि जो डेट सर्विसिंग कॉस्ट्स हैं पाकिस्तान की, दे आर लार्जर देन द नेट फेडरल रेवेन्यूज जो फेडरल गवर्नमेंट करती है। अब ये फिस्कल डिसफंक्शन को पूरा करने के लिए ये लोग नोट, इट्स दैट सिंपल, और ये 25 सालों ऊपर हो गया कि ये इस तरह चलाते आ रहे हैं। नोट छापते हैं, प्रिंटिंग मनी बेसिकली, जिसकी वजह से आगे जाके महंगाई पैदा होती है। जो लेट 2000s में जो महंगाई थी, 2007, 8, 9 के जो महीने थे, वो इसी वजह से थी कि मुशर्रफ के दौर में नोट छाप के और मनी सप्लाई को इंक्रीज करके उन्होंने ग्रोथ पैदा की थी, और उस ग्रोथ वो आ तो गई, लेकिन उसके बाद फिर एकदम से महंगाई की जो लहर आई है उसने सब खत्म कर दिया, जो भी उस ग्रोथ ने इनकम्स इंक्रीज की थी और जो भी उसके फायदे थे। यही चीज दोबारा से हुई है। एंड अब उसमें एग्रीवेटिंग फैक्टर्स आप लगा लेंगे, थोड़ा सा कुछ इम्पैक्ट फ्लड्स का भी आ गया है, कुछ इम्पैक्ट ये इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस का, पर बुनियादी वजह यही है कि नोट छाप के अपने फिस्कल डिसफंक्शन को हम लोग 25 सालों से पूरा करते आ रहे हैं। जब तक इस फिस्कल डिसफंक्शन को रिपेयर नहीं करेंगे, जब तक टैक्स टू GDP रेशियो हम लोग ऊपर नहीं लेके जाएंगे, जब तक ये गवर्नमेंट अपने ये इकोनॉमी डॉक्यूमेंट करके टैक्स बर्डन जो है उसको ब्रॉडन नहीं कर सकेगी, तो बाकी चीज़ों की फिर डिस्कस करना मसूल है, क्योंकि छोटे मोटे एजेस पे जुगाड़ रह जाते हैं। सही। आप अभी जो बजट में करने जा रहे हैं कि थोड़ी बहुत तनख्वाहें आपने रेज कर दी, भाई आपके पास पैसे हैं ही नहीं जो मौजूदा तनख्वाहें उनको पे करने के लिए। आप रेज तो कर लेंगे अभी, लेकिन फाइनेंस कहाँ से करेंगे उसको आगे से। लेकिन इस के छोटे मोटे जुगाड़ करके हम लोगों ने कोई 10 साल 15 साल कर लिए, नतीजा भी। लेकिन बात यही है ना खुर्रम साहब कि जुगाड़ पर तो मुल्क की मईशत नहीं चल सकती ना। खाकान नजीब साहब, आइंदा बजट में 2 बड़े अहम शोबे हैं, तालीम और सेहत जैसे शोबे, इनमें कोई बेहतरी आपको नज़र आ रही है? और इसके साथ साथ ज़राअत के हवाले से आप क्या समझते हैं कि कौन सी नई पॉलिसी की ज़रूरत है? इसके ऊपर भी ख़ास तौर पर ज़रा बताइएगा। अमली तौर पर क्या समझते हैं आप, गरीब दोस्त बजट देना मुमकिन भी है हुकूमत के लिए या नहीं? खुर्रम की बात को आगे लेके चलते हैं। खुर्रम ने बिल्कुल ठीक एक्सप्लेन किया है।
जो फिस्कल इनडिसिप्लिन है ये जड़ है हर प्रॉब्लम का। आपका जो करंट अकाउंट का भी खसारा है ना, अगर आप पिछले कई सालों से देखें तो जब आपका फिस्कल बढ़ता है आपका करंट अकाउंट का खसारा भी बढ़ता है, आपकी इन्फ्लेशन भी बढ़ती है। अब 7% ऑफ GDP यानी कि आप कर रहे हैं डेफिसिट। सो अब आप इस बजट में जा रहे हैं अगले, उसमें क्या पोजीशन है? ये बजट जो है ना जी, अगर ये रिफॉर्म बजट नहीं होगा तो हम वहीं खड़े होंगे जहां आज खड़े हैं। अब इससे क्या मतलब है? पहले तो ये समझिए कि मेरा ख्याल है कि 7,500-8 हज़ार अरब जो है वो अगले साल आपकी मार्कअप पेमेंट आएगी। एग्जैक्ट नंबर क्यू ब्लॉक दे देगा, बट लेट्स अस्यूम कि ये तकरीबन नंबर मेरे ख्याल में ये होंगे। जब पूरी फेडरल की कलेक्शन हो जाएगी तो मेरे ख्याल है 500 से 1,000 अरब रुपया बोरो करेंगे तो सिर्फ मार्कअप पे होगा, उसके बाद सारा कुछ बोरोड होगा। एवरीथिंग, रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट, डिफेंस, ये सब कुछ बोरोड होगा। अब करना क्या चाहिए? देखिए, पहली चीज़ बिल्कुल दुरुस्त है, 8.5% ऑफ FBR टैक्स टू GDP पे पाकिस्तान का ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो वाइबल ही नहीं है। ये कम अज़ कम अगले हर आने वाले साल में बढ़ाना आपका फ़र्ज़ बनता है। अब आपने किया क्या है? ये 11% पे था, आप तो पीछे चले गए हैं। सो टैक्सेशन के वो मेजर्स देखिए ना, अगर आपने ये तय कर लिया है कि हमने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स चाहे प्रोविंशियल सब्जेक्ट है नहीं लेना, अगर आपने ये तय कर लिया है कि कैपिटल गेन्स प्रॉपर्टी पे 5-6 साल के बाद मुफ्त कर देना है और सारा टैक्स तनख्वाहदार तबके से ही लेना है, चीजें नहीं लेनी, अगर आपने प्रोग्रेसिव टैक्सेशन नहीं करनी तो देखिए फिर तो मुल्क नहीं चलेगा। सो एक तो ये बात है, पर इससे भी कुछ ज़रूरी बातें हैं, वो हैं कि आपने आखिर एक्सपेंडिचर क्या करना है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान में 18वीं तरमीम हुई, बहुत अच्छी चीज़ थी। उसके बाद आपने जिन 2 चीज़ों का जिक्र किया, हेल्थ और एजुकेशन, ये हमारा फेडरल सब्जेक्ट नहीं है। पॉपुलेशन कंट्रोल, ज़कात एंड उशर, क्लाइमेट, ये सब चीज़ें जो हैं ये प्रोविंसेस का सब्जेक्ट हैं। फेडरल इसका ना सिर्फ करंट एक्सपेंडिचर दे रही है बल्कि PSDP का भी एक्सपेंडिचर दे रही है। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन 200-300 अरब रुपया तो आप इसी चीज़ में दे रहे हैं, नहीं देना चाहिए, कतई तौर पे नहीं देना चाहिए। फिर आप आ जाएं सब्सिडीज़, कंसेशंस जो आप दे रहे हैं, जो लास्ट बजटेड चीजें हैं, बहुत अहम चीज है। और इन सबका जो निचोड़ है वो यही है कि मुल्क में महंगाई है, और अगर महंगाई बढ़ती रहेगी तो फिर एक आम आदमी को बजट का क्या फायदा होगा। महंगाई के हवाले से कि हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं, पाकिस्तानियों के अपने पैनल से बात करेंगे। एक ब्रेक लेनी है मुझे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मुल्क में मुआशी सूरत हाल इस वक्त क्या चल रही है इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। और अगर अगले साल की बात करें यानी फिस्कल ईयर की बात करें तो माली साल के दौरान पाकिस्तान को बैरूनी फाइनेंसिंग के लिए 25 अरब डॉलर्स की ज़रूरत होगी अगले साल, और ये यकीनन IMF की छतरी के बगैर मुमकिन नहीं हो पाएगा कि पाकिस्तान इस टारगेट को मीट कर पाए। ज़र मुबादला के ज़खायर इस वक्त 4.1 अरब डॉलर्स हैं, और इसके साथ साथ सालाना सतह पर जो महंगाई की शरह है वो तकरीबन 38% है, यानी संगीन तरीन हालात हैं पाकिस्तान के इस वक्त। और ऐसे में जब बजट आ रहा है, एक गरीब आदमी को घर का बजट बनाने में कितनी मुश्किलात पेश आती हैं। क्या इस बजट से महंगाई कम हो पाएगी या महंगाई का जिन जो बेकाबू इस वक्त नज़र आ रहा है वो बेकाबू ही रहेगा? तो मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, मुल्क में महंगाई के हवाले से अमली सूरत हाल ये बन रही है कि कीमतों पर हुकूमती कोई कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा है, हुकूमती कंट्रोल से ये बाहर दिखाई दे रही हैं। जब कीमतें ही कंट्रोल में नहीं आएंगी तो फिर आम आदमी को बजट से क्या फ़ायदा होगा? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, मैं इस पर बात भी करना चाह रहा था। इस वक्त अगर आप देखिए, और मेरे दोनों साथी जो साथ में बैठे हैं वो एग्री करेंगे कि ग्लोबली पूरी दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो क्रैश होती जा रही हैं, कम से कम होती जा रही हैं, रिड्यूस हो रही हैं। उसमें खुर्दनी तेल की कीमत, कोयले की कीमत, दालों की कीमत, वीट की कीमत, शुगर की कीमत, तमाम वो चीज़ें जो खाने पीने की हैं। फिर पेट्रोलियम मसनूआत $120 से आपने देखा कहाँ पे आ गई। उसके बदले में हुकूमत ने भी जो अभी कम करे हैं पेट्रोल की और डीजल की कीमतें, और उसके बाद उससे पहले भी किए थे, वो तकरीबन 30 रुपए कम हो गई हैं मई के महीने में। इन सब बातों का असर ग्रास रूट लेवल पे एक गरीब पे मुंतकिल नहीं हो रहा है, और उसकी वजह यह है कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं, जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ होती हैं, जो DCs वगैरह की जिम्मेदारियाँ हैं कि ये किराए कम कराएं, वैगनों में, टैक्सियों में, रिक्शाओं में, बसेस में,
ट्रेन में, गाड़ियों में जब बढ़ती ही कीमतें पेट्रोलियम मसनूआत की तो सुबह बढ़ा देते हैं। अब कम हो रही है, मई के महीने में 2 बार हुकूमत ने कम करा क्योंकि इंटरनेशनली डिक्लाइन ट्रेंड है। तो अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हो रहे हैं। अगर ये जब तक अपना ड्यू रोल अदा नहीं करेंगे तो कितनी प्राइसेस कम हो जाए, मतलब ग्लोबली रिसेशन की वजह से कम्युनिटी की प्राइसेस की बात कर रहा हूँ, एक आम आदमी तक उसका फायदा नहीं पहुंच सकेगा। तो जरूरत इस बात की है कि जैसे जैसे कीमतें कम हो उसका असरात मुंतकिल हो एक गरीब आदमी, प्राइसेस कम होने की शक्ल में, और सख्त मेजर लिए जाएं। पेनल्टियां होते हैं, फाइन होते हैं, सजाएं दी जाती हैं, प्राइस कंट्रोल एक्ट है, सब कुछ है, बट मैंने किसी को नहीं देख रहा हूं कि उसमें कोई भी हरकत हो रही है। तो मेरा आपके सवाल का जवाब यही है कि कम्युनिटी प्राइसेस कम होने के साथ साथ लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी नजर आनी चाहिए, रेट होनी चाहिए हुकूमत की। और रात में दूध की प्राइस बढ़ा के सुबह 300 रुपए फी लीटर बढ़ जाती है और कोई कुछ नहीं करने वाला होता है। हुकूमत को ही इसके ऊपर इन प्राइस को कंट्रोल करना होगा, ये हुकूमत का ही काम है, ताकि अगर आवाम को इन्फ्लेशन आवाम को वो रिलीफ दे रही है तो फिर उसका भरपूर फायदा होना चाहिए, जो 50% होता है। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, और ये वापस इतनी जल्दी 1-2 साल में मुझे तो नहीं हो रहा है नजर। चलें जी, आप कह रहे हैं कि आपको 1-2 साल में ये नज़र नहीं आ रही। खुर्रम साहब, आपको मौजूदा बजट से क्या महंगाई कम होती हुई नज़र आ रही है? चूँकि इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि 433 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर पर टैक्स होना चाहिए और इसी तरह रिटेलर पर टैक्स होना चाहिए, जिस तरह मिफ्ता इस्माइल साहब भी कहते थे कि भाई 30 लाख रिटेलर्स हैं, लेकिन उसमें से बदकिस्मती से सिर्फ 30,000 रिटेलर्स जो हैं वो टैक्स दे रहे हैं। उन्होंने कुछ डंडा उठाया, टैक्स कलेक्शन की कोशिश की, तो फिर वो सियासी तौर पर उनके ऊपर दबाव आया और उन्होंने फिर अपना वो डिसीजन वापस लिया था। ये सब हमको याद है। हम नए वेन्यूज़ तो तलाश करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम उनके ऊपर अमल नहीं कर पाते। जो पहले से टैक्स देता है हम उसके ऊपर बोझ डाल देते हैं, यानी सैलरी तबका उसके ऊपर आप बोझ डालते रहते हैं। तो इससे भी ये मसला हल नहीं हो रहा। क्या नया बजट आप समझते हैं कि टैक्स से भरपूर बजट होगा, या फिर इसमें किसी शय पर आप समझते हैं कि छूट मिलेगी? टैक्स से भरपूर तो होगा, इस बात में कोई शक नहीं है। आई डोंट नो कि उसका बर्डन जो है वो सैलरी क्लास के ऊपर कितना डालेंगे और सनतकारों पे कितना जाएगा। खाकान नजीब साहब, आप इसका जवाब दीजिएगा। मौजूदा बजट टैक्स से भरपूर होगा? देखिए 8.5% टैक्स टू जीडीपी है। बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जो टैक्स नेट में अपना पूरा जो उनको पैसे डालने चाहिए वो नहीं डाल रहे। बहुत बड़ा बर्डन जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर पर है, वो पर्सनल इनकम टैक्स का है। इसको मैं समझता हूँ कि बहुत प्रोग्रेसिव टैक्सेशन आनी चाहिए, जो कि इस चीज़ को हमारे 8.5% को कम से कम 9.5 या 10% पे लेके जाए। पर इसके साथ साथ इन्फोर्समेंट करने से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अगर मैं आपके सामने एक फिगर रखूं तो आप बहुत हैरान होंगे कि अगर हम अपने सारे टैक्सेस जो इस वक्त हमने लगाए हुए हैं, हम कोई भी नए टैक्सेस ना लगाएं, और जो हमने टैक्सेस लगाए हुए हैं उनको हम इस वक्त जो कलेक्शन है वो 75% तक ले जाएं, तो हमारे टैक्सेस की मद में खातिर खा इजाफा होगा। बट जो दूसरी साइड है, अगर मैं ये कंप्लीट कर लूँ, आपको अपने एक्सपेंडिचर्स काटने हैं, आपको वो चीज़ें नहीं करनी। आपने सब्सिडी का रिफॉर्म दिखाना है, आपने जो आपके एक्सपेंडिचर्स नहीं है फॉर एग्जांपल ऑन सोशल सेक्टर, वो आपने नहीं करने। किसी तरह आपने मार्कअप को संभालना है। इसमें आप ट्रेजरी सिंगल अकाउंट बना सकते हैं, बेटर पर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है पब्लिक सेक्टर की वो कर सकते हैं। अगर मैं इस बजट को फ्रेम करूं तो पहले मैं एक्सपेंडिचर कट करूं, फिर मैं एनफोर्समेंट इंश्योर करूं, फिर मैं उन सेक्टर्स पे जाऊं जहां पे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हो सकती है। इसके साथ साथ एक बहुत अहम फैसला किया है कि बार्टर ट्रेड का उसने आगाज कर दिया है रूस के साथ, ईरान के साथ और अफगानिस्तान के साथ। इससे मुल्क की मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे, एक ब्रेक के बाद इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद, और प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट है, तो मैं अपने मेहमानों से चाहूँगा कि उनसे बजट के हवाले से तजावीज़ भी लें ताकि हुकूमत क्या बेहतर कर सकती है। लेकिन उससे पहले क्विकली ज़रा मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, एक बड़ा अहम फैसला किया है हुकूमत ने, बार्टर ट्रेड का आगाज़ कर रही है हुकूमत अब अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ और रूस के साथ। आप क्या समझते हैं कि इससे मईशत को कुछ रिलीफ मिलेगा, कुछ बेहतरी आएगी? और क्योंकि हम ट्रेड भी कर रहे होंगे और ज़र मुबादला भी हमारा खर्च नहीं हो रहा होगा, ये दुरुस्त फैसला है? ये बिल्कुल सही कहा आपने। दिस वाज ए ड्रीम कम ट्रू। आज हमारे पूरी बिजनेस कम्युनिटी बैठी थी
और इसी पे बात हुई है। पहली चीज़ तो यह है कि ये बार्टर ट्रेड से जो स्मगलिंग हो रही थी और गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस हो रहा था और लोग आपस में अपने हिसाब से लेन देन की बुनियाद पे ट्रेड कर रहे थे, अब ये एक रेगुलराइज है, इसमें आइटम आइडेंटिफाई कर दिए हैं, इसमें पेट्रोलियम मसनूआत हैं, एलपीजी है, प्लास्टिक है और टेक्सटाइल है, डेनिम बिलखुसूस, वेजिटेबल्स हैं, ग्रेन्स हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बार्टर ट्रेड में उन्होंने शामिल की हैं। बार्टर ट्रेड के साथ साथ एक तो दोनों ममालिक में या तीनों ममालिक में बार्टर मार्केट्स बनती हैं जहाँ पे ये सौदे होते हैं लेन देन के, उसको डेवलप आपको करना होगा। लेकिन सबसे बड़ा फायदा आपने बिल्कुल सही कहा कि अब हमें डॉलर नहीं देने पड़ेंगे। जी हाँ, ज़र मुबादला हमारा खर्च नहीं होगा। तो मजमूई तौर पर आप कह रहे हैं मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, ये बहुत अहम फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है। चूंकि बिल्कुल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है तो मैं चाहूंगा कि मुख्तसरन कमेंट करने से क्या बतलाऊंगा, बात खत्म करूंगा। एक जुमला कह के कि ये जब सैंक्शन ईरान पे लगी थी तो इंडिया ने भरपूर फायदा उठाया था बार्टर एग्रीमेंट का, और उसने पूरे राइस, बासमती राइस $3 बिलियन के जो हैं वो ईरान, अल्लाह करे कि इस ट्रेड से पाकिस्तान को भी फायदा हो। खुर्रम साहब, आइंदा बजट में मौजूदा हुकूमत को किन किन शोबों में ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है सर? योर रिस्पॉन्स। आई थिंक टैक्सेस पे ज्यादा जरूरत है और ये हमेशा से हमारा एक मसला। तो अंटिल दे गेट जीडीपी रेशियो फिक्स, बाकी चीज़ों पे ये बार्टर ट्रेड और इस किस्म की ये छोटी मोटी बातें रह जाती हैं उसके सामने। तो अब देखते हैं ये लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन ये बजट इतना मीनिंगफुल नहीं है क्योंकि मुश्किल से कोई 1.5 महीना रह गया होगा गवर्नमेंट का जब अगला माली साल शुरू होगा। अगस्त में असेंबलीज डिसॉल्व हो गई है, केयर टेकर गवर्नमेंट पे जा रहे हैं, तो आई डोंट थिंक ये लोग भी बजट इतनी सीरियस बना रहे हैं कि कोई इतनी ज़्यादा सीरियसनेस से बना रहे हैं। वो तो अब जो भी गवर्नमेंट आएगी अब वही मईशत की को पकड़ेगी और उस हाल उसी को ढूंढना होगा। फिलहाल तो हम एक होल्डिंग पैटर्न में रहें। यानी इसका मतलब है कि जिस तरह के फैसले हुकूमत कर रही है, पेट्रोल पर रिलीफ दे रही है, महंगाई को कुछ कम लाने की कोशिश कर रही है, डॉलर को कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रही है, तो आपको ये लग रहा है कि अब इलेक्शन नज़दीक हैं, इस वजह से हुकूमत इस तरह का बजट बना रही है। खाका नजीब साहब, खसारे में जाने वाले इदारों की निचकारी क्या मईशत की बेहतरी की ज़ामिन है, मईशत की बेहतरी की ज़मानत है? ये क्यों नहीं है? आप अगर PIA का नुकसान देखें 2022 में तो मेरा ख्याल है 60-70 अरब रुपए का नुकसान है। अगर आप एनर्जी सेक्टर की इनएफिशिएंसी देखें तो उससे पूरे मुल्क के लोगों को तकलीफ़ होती है। ऑफ कोर्स ये तो आई थिंक कलीदी फ़ैसला करना चाहिए कि इनको बेचना चाहिए। ये कॉज़ फिस्कल डेफिसिट है मुल्क का जो बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज़ में रन होता है एवरी ईयर। ये तो एक बहुत बड़ा बोझ है। इसके अलावा हम इसमें गारंटी करते हैं कई चीज़ें जिससे लोन मिलता है इन अदारों को, वो एक अलहदा कंटिजेंट लाइबिलिटी बनी हुई है। इसके अलावा फूड का एक सर्कुलर डेट अलहदा है, 1800 अरब के करीब इस वक्त गैस का सर्कुलर डेट है, 2500-2600 अरब का इस वक्त बिजली का सर्कुलर डेट है। दीज आर वेरी वेरी सीरियस नंबर्स। और जैसे खुर्रम ने कहा टैक्सेशन पे हमने एग्री किया है, एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म दिखाइए और इसके अलावा टारगेटेड रिलीफ ज़रूर दें, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बढ़ाइए। लोगों को बहुत तकलीफ है। ये 300-350 अरब का जो प्रोग्राम है इसको मेरा ख्याल है 500 अरब कर देना चाहिए। अच्छा। मिनिमम वेज को 32,000 कर देना चाहिए। और तीसरी चीज़ जो करनी चाहिए वो ये है कि पेंशन्स और वेजेस बढ़ाइए पर रिस्पॉन्सिबली बढ़ाइए, मतलब 15 से 18-20% बढ़ाइए। पॉइंट आ गया आपका। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, योर फाइनल कमेंट, क्या करना चाहिए हुकूमत को? देखिए, मैं तो कहता हूँ 2 सेक्टर नेग्लेक्ट किए गए हैं, एग्रीकल्चर भी और मैन्युफैक्चरिंग भी, जो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है। और बाबा कौम ने ख्वाब भी देखा था एक ज़राई सनती पाकिस्तान का। आपको दोबारा एग्रीकल्चर को रिवाइव करना है, सेल्फ सफिशिएंट बनाना है। आप खाने पीने की अशिया 300 रुपए डॉलर के हिसाब से इंपोर्ट करके सस्ती दे ही नहीं सकते। और दूसरा ये पब्लिक सेक्टर लॉस कुछ करें लेकिन बजट में आवाम को जरूर रिलीफ दें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मौजूद मेहमानों का। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान फवाज़ ज़ैदी को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने